दो बड़ी अच्छी फाइनेंशियल रील्स हैं, उन पे आपको रिएक्शन दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी गलती। ये संजय जी हैं। संजय जी की आपने काफ़ी सारी बातों को देखा होगा, मैं उनको निगेट भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी बातें मुझे ठीक भी लगती हैं, तो मैं आपके सामने वो रखने वाला हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे। वो है बड़े बड़े तौर पे बता रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है रेवेन्यू को प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हुए, जैसे प्रॉफिट का होता है, रेवेन्यू 10 करोड़ है, दुनिया को जाकर बताएंगे मैं 10 करोड़ बनाए बनाए बनाए, वो बनाए नहीं है, वो उसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के बाद भी कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो बताने लगे। मैं इसके बाद आपको और भी बातें बताऊंगा। रेवेन्यू को प्रॉफिट मानना सबसे बड़ी गलती है, रेवेन्यू को प्रॉफिट मानना। इसलिए हम कहते हैं रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, पर कैश फ्लो इज रियलिटी। ओह वाओ, ठीक है। ओके, तो रेवेन्यू जो है ना वो अहंकार होता है। मैंने 10 करोड़ का बिजनेस किया, मैंने 100 करोड़ का बिजनेस किया, 200 करोड़ का। सही बात है। 10 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें से घर में कितना है, कैश कितना है। सो ठीक है ना, घर में कितना आया, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगा संजय भाई, थोड़ा सा कैश फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। घर में कितना आया इज सेपरेट फ्रॉम कैश फ्लो, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। आपने एक ही सांस में दोनों ऐसे बोलते, दोनों बात बात है। आपने पहले लाइन बोली ना कि वो रेवेन्यू इज़ जो भी है, प्रॉफिट इज़ दिस। देखिए क्या रेवेन्यू, और बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू को प्रॉफिट मानने वाला तो सुसाइडल मूव है। ये सोच लेना कि मैं 10 करोड़ बनाता हूँ, ये तो एक बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। 10 करोड़ में से सारे खर्चे निकाल के जो बना वो आपका इब्तिदा है, वो आपका एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है ना। और कैश फ्लो तो ऐसे भी होता है गाइस, मान लीजिए आपने 50 करोड़ की सेल कर दी, तो कैश फ्लो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्या होता है, इनकी बात को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये प्रॉफिट और इसमें तो फर्क नजर आ गया रेवेन्यू में से, राइट। मैं अब आपको एक तीसरा फंडा जो कैश फ्लो का फंडा क्लियर कर रहा हूँ। ये बड़ी कंपनियां ऐसे करती हैं, तो 50 करोड़ का उन्होंने लेट से सेल की, ठीक है, उसमें से हमें पता है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लेट से 24 करोड़ है, सॉरी 20 करोड़ है, मान लेते हैं, या 15 लगा लेते हैं, चलो 15 करोड़ उनका प्रॉफिट मार्जिन है। हमें पता है उनका खर्चा जो हुआ है 2 3 4 5 करोड़ हुआ है, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो होगा बितदा प्रॉफिट होगा, विच इज़ अबाउट 10 करोड़, राइट। लेकिन 50 करोड़ की उनके पास आए नहीं है पैसे अभी, समझ रहे हो, सेल तो कर दिया पर किसी कारण से आए नहीं, मतलब मान लो सेल उन्होंने उधार पे किया है, तो वो जब पैसे आ जाएंगे तो उनको 50 करोड़ आए तो नहीं, 10 करोड़ समझ रहे हो, 10 करोड़ का प्रॉफिट जो है बुक में उनको है ही नहीं। तो कैश फ्लो इज दैट इशू कि पैसे भी आए नहीं, लेकिन ठीक है मैंने बुक्स में कहीं बनाए हैं, मतलब मेरे को पता है मैंने चीज़ 5 रुपये की चीज़ को 10 50 में बेचा है, लेकिन बड़े बड़े तो पैसे तो भी आए नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो। तो बिजनेस कैश फ्लो की प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं भी बताऊंगा घर लेके आने वाली से फर्क डाल रहा हूँ ना मैं। कैश फ्लो को तो बैंक से लोन ले लो, जैसे हमारे को बैंक से, जैसे हमने कंसल्टेंट प्लेस किया, हमें तो 60 दिन को पैसे मिलते हैं। अपना एग्जांपल देता हूँ, इससे बड़ा क्लियर है हमें कैश फ्लो क्या होता है। हमें तो उसको सैलरी देनी है 45 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। बंदे ने 1 वीक से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, 30 अप्रैल तक काम किया, तो हमें तो उसको सैलरी देनी है 30 अप्रैल को, लेकिन हमें पेमेंट आएगी मई जून एंड में आएगी, हमें तो 60 दिन के बाद आएगी। तो हमारा कैश फ्लो नेगेटिव है। ये हाल हमने प्लेस कर दिया, में पैसे आएंगे जरूर, पर कैश फ्लो हमारा नेगेटिव है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इनवॉइस से हम बेसिकली बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। एक बड़ा ही बहुत बेकार किस्म का लोन होता है, पर वो भी मैंने लिया हुआ है जब जरूरत पड़ी, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस, लोन अगेंस्ट इनवॉइस। हम उसको इनवॉइस देते हैं ना, जो इनवॉइस आती है, देखो हमारी लेनदारी है किसी क्लाइंट से, उसके अगेंस्ट में इनवॉइस मिल जाती है, तो 1% में मिलती है, इनकी 12% में मिलती है पर ईयर में। जो LOCs हैं वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, 7-8% में भी मिल जाती हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। ये अमेरिका की बातें बता रहा हूँ, इंडिया की नहीं मुझे पता, ठीक है ना, ये परसेंटेजेस नहीं पता, कॉन्सेप्ट सेम है सब जगह। तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी बॉटम लाइन ठीक कर लेना, दैट इज योर थिंग, दैट इज योर, वो आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, क्योंकि आपके पैसे तो आए नहीं थे अभी, आपने उसके पहले, ठीक है ना, वो आपने खर्चा तो करना है आपने अपना, तो वो जो सी है वो आपकी कैश फ्लो से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आपको प्रॉफिट क्रिएट करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो ऐसे भी करती हैं कि उनको कैश इन हैंड होता है, वो लोन नहीं पे करती अपने, वो लोन ले लिया ना मैंने एक तरह से, जो लोन लिया हुआ है उससे उनकी कैश फ्लो प्रॉब्लम, हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव रहते हैं, समझिए। इसको कैश फ्लो पॉजिटिव होना तो ये स्ट्रैटेजी को बोलते हैं, ठीक है ना। घर में जो पैसे लाने हैं वो अलग बात होती है, जो आप विड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर देखो ना, कैश फ्लो पॉजिटिव तो एक अलग किस्म की रीडल है, और भी बहुत सारे प्रॉफिट याद है, पहले हमने रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, अभी कैश फ्लो है। प्रॉफिट के बाद और भी बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कई बिजनेस को अपने पैसे साइड पे रखने पड़ते हैं उनको, कई बंदों को बिजनेस को, जैसे मान लो एक बंदे को उसने मान लो फैक्ट्री है, तो उसको अगली इन्वेंट्री और खरीदनी है,
तो वो भी उसको कहीं ना कहीं से पैसा वहीं से तो लाना है ना, जो पैसे बने उसी में से लागे ना, उसको बढ़ाना है काम। तो अगर बढ़ाना है तो है ना फिर आपको। अगर आपने पहले 2 करोड़ की इन्वेंट्री रखी हुई थी, अब आप 4 करोड़ की करना चाहते हो, तो आपको फिर वो जो आपने 2 करोड़ में प्रॉफिट बना उसी में से लोगे ना। तो वो भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि वो आपका प्रॉफिट नहीं है, सॉरी वो आपका घर में नहीं लाने वाले पैसे। वो आपका प्रॉफिट हुआ पर आपने री इन्वेस्ट कर दिया, आपने री इन्वेस्ट कर दिया ना, तो वो आपको प्लीज़ उसको मत गिना करो कि वो मेरे खाने के पैसे हैं। वो आप खा नहीं सकते पैसे, वो आपकी बिजनेस नीड है। आप कहते हो मेरे को जरूरत नहीं थी, नहीं मेरे को नहीं पता भाई, तूने किया तो है ना। तो मेरे लिए एंड वो है कि जो आपने घर निकाले एज योर सैलरी, दैट इज योर मनी, दैट विल डिफाइन योर लाइफ, सॉरी लाइफ स्टाइल, राइट। तो आप उसी में डालते रहोगे पैसे, या मेरे लिए ये कि आपने चाहे अपने फैक्ट्री के लिए ज़मीन ले ली अपनी, अब वो मैं नहीं मानता, वो मैं मानता हूँ आपकी चीज़ है, वो मैं आपकी चीज़ मानता हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन जो अपने बिजनेस में वापस पैसा डाल दिया ना, वो आपका चला गया भाई। मैंने सिंपली ये बताने की कोशिश किया, ग्रॉस रेवेन्यू आया, खर्चे होके प्रॉफिट बना आपका, आपने प्रॉफिट में से पैसा वापस डाल दिया बिजनेस में, तो ये पैसा आपका नहीं है अब। मैंने एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया आपको। जो आपने सैलरी अपने घर में लेकर आए, उस पर टैक्स दिया, पर्सनल इनकम टैक्स लगता है ना। इसलिए कई लोग ना कहते हैं मैं निकालता नहीं यार क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। आई गॉट इट, बट वेयर इज इट नाउ? बैक इन द बिजनेस, गॉन। मेरे लिए वो गॉन नहीं है, कोई आपके हाथ नहीं लगे वो पैसे। तो इसलिए मैंने कई बार देखा है, कई बिजनेसेस हैं, कई लोग हैं, वो लिटरली 10 करोड़ तो बड़ी छोटी रकम है, वो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, पर घर में उनके कितना आता है? 1 करोड़ आता है, जो एज ए सैलरी निकालते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स देते हैं, फिर घर में यूज़ करते हैं। तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही पूरा है, वो 1 करोड़ के हिसाब से है। गॉट इट? ये मैंने बथेरे बंदे देखे हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब निकालते हो ना, वही पैसा होता है आपका। यस, जो आप अपने बच्चों पे खर्चते हो, उनकी फीस देते हो। बंदा जो 50 लाख निकाल रहा था, एक बंदा 50 करोड़ का बिजनेस निकालता 50 लाख है, वो बच्चों को स्कूल भी ध्यान से चूज कर रहा है कि किसमें डालूं बच्चों को पैसे। तो मुझे बताओ ये कौन से एंगल से 50 करोड़ वाला हो गया? जिस बच्चे की क्या नाम है 15 लाख रुपए साल की फीस चुभ रही है, क्योंकि 50 लाख की आमदनी भी तो चुभेगी, लेकिन 50 करोड़ की आमदनी, 50 करोड़ से मान लो उसको 10 करोड़ का भी प्रॉफिट है तो उसको चुभ रही है। 10 करोड़ का प्रॉफिट में से उसकी बिजनेस की एक नीड है कि उसको 8 करोड़ वापस डालने पड़ते हैं। पता नहीं वो 1.5 करोड़ पर निकाल डाल के 50 लोग ही निकाल पाते हैं, 1% निकाल पाता है उसमें से। तो जो उसमें से निकाल के आता है वही आपका प्रॉफिट, वही आपका घर में लेकर आ रहे हो पैसे, घर में वही लेकर आ रहे हो आप। और कैश फ्लो प्रॉब्लम अगर किसी भी तरह से सॉल्व किया, वो तो मुझे लगता है कि रेलिवेंट नहीं यहाँ पे, जो निकालने वाला फिलॉसफी अलग है। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि बिजनेसेस के कुछ घोस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जब लोग बंदे आके बोलते हैं ना, आपको मैंने तब भी पंजाबी लोगों के हिसाब से, पंजाबी लोग आके बोलते हैं जी मैंने तो इतने पैसे बनाए, मेरा तो क्या सिस्टम है, मेरा तो ये है। तो आपको, और उनके फिर लाइफ स्टाइल बड़े पुअर होते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि उनके बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि उनको मे भी कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस रखना पड़ता है फॉर बिजनेस। मैंने भी बताया था कि उनको किसी और री इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने भी बताया कि उनको एक साइड पे रखना पड़ता है, उनको किसी रिपेयर के लिए रखना पड़ सकता है, उनको पता है कि रिपेयर आएगी। वो सारे के सारे जो हैं बिजनेस के खर्चे हैं गाइस। उसको तुम अपने पैसे नहीं मान सकते। अपने पैसे वही हैं जो आपने निकाल के खुद के अपने घर में लेकर आए, और उसके ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। ठीक है ना, उस पर पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। तो बट देयर आर सम अदर क्रिएटिव वेज टू हैंडल दिस, बट वो अलग बात है। मैं ये वाली बात को, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग साइंस, बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो बता दिया कि जो घर में आपके पैसे आ रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। ये पक्की बात है, ठीक है। ये मेरे को पॉइंट था जो मैं बताना था। इनकी बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट कैसे हो सकता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कैसे हो सकता है। आज भी पता नहीं कंफ्यूजन है, बट फाइनेंस समझ आ गया, मनी मूवमेंट समझ आ गया, फंड फ्लो समझ आ गया, कैश फ्लो समझ आ गया, धंधा समझ आ गया कि धंधे के जो त्रिकोण है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और P&L अकाउंट, वो समझ आ गया कि इनके तीन के बीच का रिश्ता क्या है, क्योंकि तीन तो रिश्तेदार है ना तीनों। तो इन तीन के बीच का रिश्ता क्या है, एक क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, तीनों के साथ में आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपका आज तक वो समझ नहीं आया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे यार, आप जॉब छोड़ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस को और सेल्फ को अलग नहीं, ये वाली रील मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती, और आप हैरान हो जाएंगे, वो है रेवेन्यू को प्रॉफिट मानना। ये इतनी बड़ी गलती है, यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, चक्कर क्या होता है, लोगों को थोड़ा ब्रैग भी करना होता है, इसलिए रेवेन्यू को प्रॉफिट बोलते हैं लोग। कैन यू इमेजिन द इडियोसी दैट द पर्सन कुड बी हैविंग, लाइक कितना बड़ा इडियट होगा जो ऐसे बोल सकता है। तो या
लोग बोलते हैं यार, यूल बी सरप्राइज, लोग बोलते हैं, मैंने खुद सुने हैं, हैरान कर देने वाली बात है। मैं तो आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई। 20 साल पुरानी बात है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं नाम, खालिद नाम था शायद उसका, खालिद ही याद कर लेते, वैसे मैं प्राइवेसी तो रखता ही हूँ तो खालिद रख लेते हैं। खालिद भाई जो थे ना, अगर आपको अमेरिका का सिस्टम मालूम है तो अमेरिका में ना बिल रेट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर होता है, ये $100 का बिल रेट मिला, लेट से एंड क्लाइंट यानी कि सिस्को ने अपने वेंडर को दिया, उस वेंडर ने मेरी कंपनी को दिया, लेट से सिस्को ने वेंडर को दिया $100, उसने दिया लेट से $85 उस पर, या $80 या $70 दिया, चलो उस 70 में से मैंने अपना पैसा रख के, प्रॉफिट रख के, यदि कंसल्टिंग कंपनी अपना पैसा रख के लेट से $55 कंसल्टेंट को दिया, उस $55 में से उसका पर्सनल इनकम टैक्स कटा, उसके हाथ में कटा के कुछ पैसे गिरेंगे। तो उससे पूछो तो मंथली कितने पैसे बनाता है, मुझे बताओ, वो जितने वो पैसे टैक्स के बाद बनाता है, चलो वो ना बताए, लेकिन जो $55 एन आवर उसको मिलते हैं एज ग्रॉस सैलरी, वो बताएगा ना वो। अग्रीड, या कुछ और बता सकता है? वो जो पैसे कंसल्टिंग कंपनी को मिलता है, मैंने वो वाले बंदे भी देखे हैं कि मेरा बिल रेट $70 है, क्योंकि उनको कंसल्टिंग कंपनी को उनके वेंडर से इतने पैसे मिलते हैं, जो उनको थोड़े बहुत पैसे कंसल्टिंग कंपनी को देने पड़ते हैं, बिकॉज उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो इसलिए वो देते हैं। मैंने लोगों को ये भी बोलते सुना है कि मेरा बिल रेट 70 है, पर बाय गॉड मैंने आज तक कभी किसको ये नहीं बोलते देखा कि मेरा बिल रेट 100 है, यानी कि जो पैसे एंड क्लाइंट वेंडर को देता है। तो तेरे पैसे कैसे हो गए? वेंडर जो अगला रेट देता है कंसल्टिंग कंपनी को, वो तू मान सकता है कि अगर तेरे पास ग्रीन कार्ड होता है वो तेरे को वो रेट मिलता है, ठीक है, तो एक छोटा मोटा बीच में कमीशन दे रहा है किसी को क्योंकि तेरे पास H1 है, मैं मान गया, तो तेरे पास $55 आते हैं। पर जो रेट वेंडर ले रहा है, यानी कि तेरी कंपनी, समझ रहे हो मेरी बात, समझ चुके, वो कैसे तू बोल सकता है? हाउ कैन यू से दैट? तो बंदा ना तड़ी मारता था, मेरे साथ वाले बंदे ने बोला जी मेरा बिल रेट ना $80, कहता तेरा बिल रेट 80 है, मेरा 100 है, 100 उसको बोलने में बड़ा मजा आ रहा था खालिद भाई को कि मेरा 100 का बिल रेट है। सबको नीचे दिखाने के लिए, ब्रैग करने के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ों ने पकड़ ली थी। अपना रेट बोलो ही ना, अपना रेट, वेंडर का रेट बोलो जो वेंडर को रेट मिल रहा है, समझ रहे हो? राइट, समझ। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस थिंग। ये बड़ी हैरानी की बात है कि लोग जो ब्रैग करते हैं, को निकलते हैं ना, वो क्या क्या करते हैं। वो अपना प्रॉफिट नहीं बताएंगे, वो अपना रेवेन्यू नहीं बताएंगे, किसी और का रेवेन्यू बता के कहेंगे यही मेरा रेवेन्यू, ये मेरा प्रॉफिट, ऐसे बोल देंगे, दूसरे का रेवेन्यू। तो छोड़ो, सोचो, मतलब कि जो रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट बोल लेना तो बहुत ही छोटी सी मतलब परेशानी है, जो दुनिया, मुझे हर साल 2-4 बंदे मिलते हैं जो बोलते हैं। वो मुझे लाइफ में एक ही बंदा मिला जिसने दूसरे के रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट बोल दिया तो वो मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो राइट, तो द पॉइंट इज़ कि ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसी गलती करने में दुनिया बैठी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रील का रिएक्शन करते हैं। आपने क्या किया कि 50% अपनी कैपिटल निकाली, यानी कि 10 लाख डाले थे, 15 लाख हो गए, मैंने 7.5 निकाल लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ कितनी है? कि बड़े बड़े तौर पे कह रहे हैं ये ना, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बता रहे हैं शेयर्स के साथ खेलने की। गाइज मैं शेयर्स लेने के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, पर मैं उसके अंदर अपना थोड़ा डिस्क्लेमर दूंगा कि कहाँ का एक्सेप्शंस हैं, तो मैं सारी वो बात करूँगा। लेकिन इनकी बात सुनते हैं, इनके कह रहे हैं कि 7.5 लाख के, मैंने मान लो 15 लाख के शेयर्स, 10 लाख के शेयर्स लिए, जैसे मुझे 50% रिटर्न दिया, मैंने 15 लाख के हो गए शेयर्स, मैंने 7.5 निकाल लिया, मेरे सिर्फ 2.5 लाख हम अंदर हैं। जब वो 7.5 के ऊपर गए, मैंने और पैसे निकाले अपने 2.5 लाख, अब मेरे 10 लाख मेरे पास आ गई मेरी कैपिटल। अब वो पैसे जो उनसे हैं, वो शेयर अपने प्राइस, अपने जो उसने प्रॉफिट दिया था वही पकड़ के बैठा है। अब वो ऊपर जाए ना जाए, नीचे जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल निकाल ली है। इस बंदे ने स्ट्रैटेजी बताई है। ठीक है, सुन लेते हैं, इनकी जुबानी बड़ी अच्छी है। 2.5 लाख के सामने 15 लाख हो गए, मैंने 7.5 निकाल लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ कितनी है? 7.5 लाख। जी नहीं, 2.5 लाख है मेरी कैपिटल। 2.5 लाख के सामने मेरा सौदा 7.5 लाख का करा है। अच्छा, वो कैलकुलेट, ठीक है। अब ये 7.5 लाख 10 लाख होते के साथ मैं 2.5 लाख और निकाल लूंगा। अब ये कंपनी तेल लेने जाए मेरी वजह से, अब लॉन्ग टर्म पड़ेगा। अब ये 20 साल, 30 साल, 50 साल, 7x, 10x, 200x, 500x, 5000x जो होती है, अगर मेरे नसीब में इससे पैसा कमाना लिखा है तो ये 7.5 लाख ही मेरे 7.5 करोड़ और 75 करोड़ हो जाएंगे। आपने क्या किया कि 50% अपनी कैपिटल निकाली। ठीक है गाइस, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, मैंने हमेशा आपको समझाया कि शेयर्स में डीलिंग मत करना। ठीक है,
और म्यूचुअल फंड्स भी मत लेना, इंडेक्स फंड में करो इन्वेस्टमेंट। और मैंने ये भी बताया कि इंडेक्स फंड इज़ लाइक एफडी, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 5 ईयर्स और मोर के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं 5 to 10 बोलता हूँ कई बारी, बट वो एक्चुअली मिनिमम है 5 to 10, बट उसके ऊपर तो है ही अलाउड ना। तो 5 ईयर्स मिनिमम, 7 ईयर्स तक अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसके अंदर इंडेक्स फंड आपको ऐसा रिटर्न देगा कि उसके ऊपर आप अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो, जैसे कि एफडी के ऊपर आप अपना रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो। यानी कि अगर मान लो आपके 2 करोड़ रुपए हैं, आप उसको एफडी में डाल दो, आपको मालूम है आपको 8% के हिसाब से 7% जितने की एफडी है, इतने पैसे हर साल आएंगे ही आएंगे, राइट। लेकिन ये भी मैंने बताया कि एफडी इज़ नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, राइट। वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, वो इन्फ्लेशन से कम देती है। तो यानी 20 साल बाद फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जो पैसे होंगे वो इनफ नहीं होंगे। तो मैंने उसके अंदर भी आपको बताया है कि आप क्या करें कि इंडेक्स फंड में डालें, तो उसमें से हर महीने निकालते रहें, वो एफडी जैसी ही चीज़ है। और मैंने उसके अंदर डिफरेंट शॉर्ट उसके अंदर कैसे बताया कि कैसे पैसे उसमें डालने हैं। 2 करोड़ सीधा नहीं डाल देने, धीरे धीरे करके डालने होते हैं, वो सारी चलो अलग बातें हैं। अब तो बड़े बड़े तौर पे मैंने सारी बात रिपीट कर दी, ताकि ये ना कि आप बाद में यार आपको कॉन्टेस्ट ना बताओ, क्योंकि मेरे सारे वीडियो जितने सारे हैं पता नहीं कौन सा वीडियो देख पाओगे कौन सा नहीं देख पाओगे। तो हियर इज द थिंग, ठीक है। मैं आपको बताता अब हाँ, तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडिंग के काम में जाना चाहते हो, यानी कि सुबह सुबह टर्मिनल पे बैठने को रेडी हो और शाम को उठोगे, यानी कि आप कोई और जॉब नहीं करते हो। मैंने कई बार लोगों को समझाया कि स्टॉक ट्रेडिंग कोई बुरा काम नहीं है, करो, लेकिन ये एक्टिव काम की तरह अगर आप करने को तैयार हो तो ये एक स्ट्रेटजी है जो मेरे हिसाब से काम करती है। हियर इज माय एडवाइस, अगर आपने करनी ही है तो आप स्टॉक ट्रेडिंग का एक ऐसा लाइसेंस लो जिसमें दूसरों के पैसों के साथ भी आप खेल सको। सो व्हेन यू स्पॉट अ शेयर, राइट, ये शेयर है, ठीक है ना, ये शेयर लेना है, तो ये शेयर लेके मेरे को मतलब ये 30% ऊपर जाने की उम्मीद है। ये कह रहे हैं ना जैसे 50%, मैं कहता हूँ 20% भी ऊपर जा रहा है ना, आपने 10 लाख का ले लिया, जैसे ही बढ़े आप अपने 10 लाख निकाल लो, अब 2 लाख रुपए रह गए वहाँ। अब 2 लाख चाहे बला से वो 2 लाख के 20 2 करोड़ बने ना बने, जो मर्जी बने, यू डोंट हैव टू वरी नाउ, ठीक है ना। ये आपको ये स्ट्रेटजी है, राइट, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे काम करती है। मैंने एक बार बहुत पहले, मुझे अभी भी याद है, सितंबर लास्ट ईयर में, क्योंकि मैं एरोप्लेन में जा रहा था, मैंने पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की थी। एक बंदे का मैंने वीडियो भी आपको रेकमेंड किया था, और उसके साथ मैंने अपनी पूरी 1 घंटे का वीडियो बना के आपको स्ट्रेटजी रेकमेंड की थी कि ये करने से आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। वो बाकी आपको तो ये पर ये प्लीज़ रिमेंबर, एक्टिव ट्रेडिंग है। अगर एक बंदा कहे मैं इंजीनियर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कर लूँगा साथ साथ, नहीं भाई, नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड इमोशनल एनर्जी चाहिए होती है। और मैंने खास बात आपको ऐड की है, अगर आप अपने लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मैं उसको नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, राइट, कि एक्टिवली करो। जब मैं कह रहा हूँ एक्टिवली करो, फिर 10 का अकाउंट और ले लो, मैंने बोला ना अभी। तो उसमें क्या है कि 2% तो आपको बनेगा ना, 2% आप उनको कहो जी मैं आपकी पूरी ये चीज़ करके दूंगा, मेरे को ये पैसे चाहिए। उनको ये स्ट्रैटेजी, जब आप 10 लाख आपके हैं, 10 लाख करके 10 और लोगों के, आपके पास 1 करोड़ है, तो आप मान लो आपको 1 करोड़ है तो आपको 10 करोड़ हो जाएंगे ना। इस तरह से बहुत पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपके पास एक तरह से वहाँ पे लेवरेज भी आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि नाउ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 पीपल, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली। तो स्टॉक ट्रेडिंग के काम की तरह अगर करना है प्रॉपर, तो उसके लिए जो लाइसेंस लेने पड़ते हैं वो ले लेना भाई, वो लेने ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल उनके बिना मत करना, लेकिन उसका जो भी वो करना पड़ता है वो तो लेना है, तो उसको प्रॉपर करो। तो दिस इज वन स्ट्रेटजी दैट इन माय ओपिनियन वर्क्स, वुड वर्क, राइट। अपने कैपिटल निकालते रहो, अपनी कैपिटल निकालते रहो, ठीक है, अपनी कैपिटल निकालते रहो। ये मेन उसके अंदर स्ट्रेटजी का कंपोनेंट है। और फिर उसको जो वैसे मैं थोड़ा सा और इसको स्वीट कर देता हूँ, सर जी थोड़ा सा इन्होंने बोला नहीं, आपका 20% ऊपर गया ना, आप 1% एक्स्ट्रा निकालो, 100% मत निकालो, अपना 101% निकालो। जब आपकी कैपिटल थी ना, तो आपने 1% का प्रॉफिट भी कमा लिया, अब आपको एफडी से ऊपर के रिटर्न मिल रहे हैं। 19% अभी भी अंदर है, 2% निकाल लो तो 24% का रिटर्न मिल रहा है, महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये ना ऐसे स्टॉक्स स्पॉट करना जो कि अगले 5 दिन में 10% नीचे जाएं चाहे ना जाएं, जा भी सकते हैं मतलब, लेकिन ऊपर इवेंचुअली 10 या 12% 20% ऊपर जरूर जाएंगे। ये स्पॉट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर गाइस, कोई भी इसको एज ए पैसिवली ना करे, एक्टिवली करे तो ही इसका मतलब है। एंड प्लीज प्ले विद अदर पीपल्स मनी एज वेल, यू गेट 10 times more experience every time you make money, every time you whether make money or not, you at least get your commission. So इसको एज ए लाइफ आप इसको चला सकते हो। तो संजय जी अब करते हैं, दीपक जी करते हैं, दीपक जी तो ये काम करते हैं ना, और संजय जी भी, तो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गाइस आप लोग मत करना जब तक आप इसको प्रॉपरली नहीं कर रहे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये और प्लीज़ गाइस अपनी रिटायरमेंट मनी के साथ मत खेलना। मैंने बहुत सारे जो आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं उसमें प्ले मनी अलग है और रिटायरमेंट मनी अलग है। अपनी रिटायरमेंट मनी को इस साथ मत खेलना, वो इंडेक्स फंड में
मैं इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी एक बात बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सब करते हो तो प्ले मनी से आपने प्ले किया, ज़्यादा मैंने भी बोला 2% निकाल लो, वो 2% निकाल के जिस दिन आपके रिटायरमेंट फंड में पहुंच गया उस दिन वो आपके पैसे सबसे खरे हैं। अगर वो वहीं वापस इन्वेस्ट हो रहे हैं ना तो वो आपके पैसे खरे नहीं है। जो पैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया है, नहीं इसी में बनाया ना, बोला ना आपको कि बिजनेस में से जो पैसे अपने घर ले आए वो पैसे होते हैं। सिमिलरली जब आप इसको ऐसे बिजनेस कर रहे हो, इसमें से जो पैसे आपने निकाल लिए, खा पी लिए वो भी चलेगा, उसके जो पैसे अपने रिटायरमेंट फंड में डाल लिए वो पैसे आपके बड़े डिफरेंट चीज़ में पहुंच गए और वहाँ पहुँचाने होते हैं आपको पैसे। इवेंचुअली आपको फायर नंबर वहीं से मिलेगा ना। तो आपके जो खर्चे हैं, मान लो आपको लेट से 1.5 लाख रुपये खर्चा है महीने का, तो मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख रुपये महीना उसमें डालो, अगर फायर मनी में डालोगे तो 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो। तो वो जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको नहीं आपने करना। इस कॉर्पस को, लेट से स्टॉक ट्रेडर भी हो, इस चीज़ को रिटायरमेंट फंड वाले पैसों से कभी भी ना करना, ठीक है। इनको सेपरेट रखना, अकाउंट भी सेपरेट रखना, अकाउंट भी सेपरेट रखना, क्योंकि अगर मान लो इसमें आपने कोई गलती कर दी तो कट जाएंगे ये वाले भी पैसे आपके। तो इसलिए अकाउंट भी सेपरेट रखना मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो बेसिकली राइट, तो ये जो पैसे हैं ना, ये वाले जो पैसे हैं जो आपके प्ले मनी हैं, जो प्ले मनी से जो उनसे पैसे हैं ना, ये आपके प्लीज़ रिमेंबर, जो आप शॉर्ट टर्म प्लेस कर रहे हो उसके अंदर जो भी पैसे कमाओ तभी है। मैंने बोला आपको स्टॉक ट्रेडर जरूर बनना, और ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से तो काम करती है, कर सकती है। मेरी एनालिसिस तो ये कहता है कर सकती है, लेकिन प्लीज़ बी वॉर्न्ड, चाहे जो जाए सिर्फ अपने पैसे से मत खेलना, दूसरों के पैसे से भी खेलना, दैट्स वन। सेकंड, एक्टिवली बैठना सवेरे से लेकर शाम तक। अगर आप कोई और काम कर रहे हो इस काम को मत करना, सिर्फ और सिर्फ पैसे गंवा के उठोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, पैसे गंवा के उठोगे। मैं तुम्हें वाले वार्निंग दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे गंवा के उठोगे। इसका कोई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पैसे कमा के उठ जाओ, ठीक है। शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे सिर्फ गवा के उठोगे। शेयर मार्केट में जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी नीचे जाता है, तो आप जल्दी रिच बनोगे, जल्दी पुअर बन जाओगे, जीरो पे आ जाओगे। धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे आपको गरीब बनाता है, एक दिन आपको जीरो कर देगा। आई एम टेलिंग यू नाउ, ठीक है। म्यूचुअल फंड से दूर रहना गाइस। और हाँ, एक और चीज़, ये जो स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड में नहीं लगानी भाई, खुद करो, अगर करना है तो खुद करो, करना है। मैंने आपको एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था कि म्यूचुअल फंड में तो एक बंदे के पास आपने पावर दे रखी है, सारा शेयर ऊपर भी जाए तो वो चाहे तो पता नहीं उसको मैनिपुलेट करके आपको म्यूचुअल फंड में आपको नेगेटिव करवा सकता है, आपका नुकसान करवा सकता है। तो नेवर गिव दिस पावर टू एनीबॉडी, दैट्स द रीजन आई एम टोटली अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, टोटली अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। हाउएवर अगर आप क्या नाम है, शेयर्स खुद करो फिर, अगर करना है तो। और वही मैं आपको समझाया भी कि स्टॉक ट्रेडिंग खुद करो, दूसरों के लिए भी करो, ठीक है। और गाइस, थैंक यू जी।